नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है निर्धनता, पॉवर्टी। काफ़ी एग्जाम्स में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपने इस क्लास को चालू करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोट कीजिए चैप्टर्स नेम निर्धनता। निर्धनता या गरीबी, गरीबी, पॉवर्टी। दोस्तों सबसे पहले अपन जानेंगे कि क्या होता है गरीबी का मतलब। जैसा कि आप जानते हो कि गरीबी क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान आदि जो मूलभूत आवश्यकताएं है उनकी वो पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसको अपन सामान्यतः गरीब मानते हैं, गरीब की श्रेणी में मानते हैं। तो वही अपने गरीब माना जाता है। अब देखो विश्व में या भारत में अपन जैसे गरीब है तो गरीब को कैसे मापे कि कौन व्यक्ति गरीब है कौन नहीं है। तो उसके लिए अपने देश में जो नीति आयोग है या योजना आयोग है उन्होंने भी अलग अलग मापदंड निर्धारित कर रखे हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो गरीबी का मापन कैसे किया जाता है। तो आप नोट डाउन करते रहे, अर्थ में आपने लिख लिया होगा कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है उसको गरीब माना जाता है। ऐसा कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता है कि गरीब किसे कहते हैं, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ जानना जरूरी है। अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आप नोट्स लिखते जाए। अर्थ या परिभाषा आपने लिख ली होगी। अब अपन देखेंगे कि गरीबी का मापन कैसे किया जाए। तो अपन देखेंगे कि गरीबी का मापन किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, गरीबी का मापन करने की दो अवधारणाएं प्रचलित है। तो आप लिखेंगे गरीबी की मापन करने की दो अवधारणाएं प्रचलित है। एक हो है आपकी निरपेक्ष अवधारणा, एक आपकी है सापेक्ष अवधारणा। रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, निरपेक्ष अवधारणा, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। तो गरीबी जो मापन है उसकी दो अवधारणाएं प्रचलित है, एक निरपेक्ष अवधारणा और एक सापेक्ष अवधारणा। देखो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ निरपेक्ष अवधारणा क्या होती है। निरपेक्ष अवधारणा वो होती है जिसमें सरकार द्वारा, किसी समिति द्वारा या आयोग द्वारा एक रेखा का निर्धारण किया जाता है कि इस रेखा से ऊपर या इस रेखा से नीचे वाला व्यक्ति गरीब होगा। मतलब कि एक उन्होंने किसी से तुलना नहीं की, एक आधार बना दिया, एक रेखा बना दी, एक डाटा फिक्स कर दिया कि इस रेखा से नीचे वाले लोग गरीब होंगे। तो वो तो होती है निरपेक्ष अवधारणा। तो निरपेक्ष अवधारणा में अपन लिख देंगे एक ऐसा मापदंड निर्धारित कर दिया जाता है, एक ऐसा मापदंड निर्धारित कर दिया जाता है कि इस मापदंड में आने वाला व्यक्ति गरीब होगा और इन मापदंडों को पूरा नहीं करता वो व्यक्ति गरीब की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब किसी से तुलना नहीं करते, एक अपना मापदंड बना लिया और उस मापदंड को जो पूरा नहीं कर रहा है उसको अपने निरपेक्ष अवधारणा में शामिल कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि मैं एक आप उदाहरण दे दूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपन ने कह दिया कि इसको इतनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए और उस व्यक्ति को उतनी कैलोरी नहीं मिल पा रही, इसका मतलब कि वो व्यक्ति क्या हो गया, गरीब हो गया। मतलब अपने मापदंड कैलोरी के आधार पर निर्धारित कर दिया। हो सकता है अपन ये मापदंड
व्यय के आधार पर फिक्स कर दे तो उस आधार पर अपन कहेंगे कि वो है निरपेक्ष अवधारणा। और एक होती है आपकी सापेक्ष अवधारणा, कहने का मतलब रिलेवेंट कंसेप्ट। सापेक्ष अवधारणा में क्या होता है दोस्तों, इसमें निम्न वर्ग आय वाले लोगों की तुलना उच्च वर्ग वाले लोगों से की जाती है। कहने का मतलब इसमें तुलना की जाती है कि एक व्यक्ति के पास क्या है और एक व्यक्ति के पास क्या क्या है, दोनों में कितनी आय में विषमता है, कितनी असमानता है, मतलब दोनों में आप कंपेयर करेंगे, आप दोनों में तुलना करेंगे, तो वो होता है आपकी सापेक्ष अवधारणा। तो दोस्तों आप नोट्स बनाना चालू करिए। निरपेक्ष अवधारणा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इसमें एक मापदंड लिया जाता है, जो मापदंड को पूरा नहीं कर पाते हैं उसको अपन निरपेक्ष अवधारणा कहते हैं। कहने का मतलब इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार या एक समाज की तुलना अन्य व्यक्ति से नहीं की जाती है, वो अपनी निरपेक्ष अवधारणा होती है। जैसे कि अपने कोई भी मापदंड ले लिया कि किसी व्यक्ति का प्रतिदिन खर्च या प्रतिदिन उपभोग या कैलोरी, कुछ भी मान लो कि 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी जो भी है, उसका वो उपभोग नहीं कर पा रहा है तो उस व्यक्ति को अपन गरीब मानेंगे। इस प्रकार निरपेक्ष अवधारणा में ये समझ जाता है। देखो प्रश्न क्या है कि भारत में जो निरपेक्ष अवधारणा है या सापेक्ष अवधारणा, दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट में भारत में कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग भारत में किया जाता है। तो आप लिखेंगे, यहाँ नोट करेंगे, भारत में गरीबी मापन की निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। सबसे जो की फैक्टर है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपने इतने में से ये निकल के आई है इम्पोर्टेंट, कि भारत में गरीबी मापन के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों भारत में गरीबी मापन की निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, न कि सापेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे कि उदाहरण अपन देखेंगे कि अपने योजना आयोग ने 1973 और 1976 में उन्होंने बताया था कि निरपेक्ष अवधारणा में एक शहरी व्यक्ति और एक ग्रामीण व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो उसमें बताया था ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यदि ये ग्रामीण में कोई व्यक्ति है या शहरी व्यक्ति है, तो ग्रामीण में है जो यदि उसने 2400 कैलोरी ले ली एक दिन में, तो ये माना जाएगा कि वो गरीब नहीं है। इससे कम यदि वो कैलोरी नहीं ले पाता है दिन में, तो उस व्यक्ति को अपन गरीब की श्रेणी में शामिल करेंगे। और शहरी में कितनी कैलोरी डिसाइड की है, 2100 कैलोरी, और ग्रामीण में की है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति। आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये अवधारणा 1973 और 76 में दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? योजना आयोग के द्वारा दी गई है। दोस्तों अपन योजना आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। योजना आयोग ने दी है। देखो जो गरीबी का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता था? पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब वर्तमान में गरीबी का निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा किया जाता है। और नीति आयोग किसके द्वारा जो आंकड़े होते हैं वो लेते हैं, तो ये लेता है NSSO के जो आंकड़े होते हैं इनसे संग्रहित करके गरीबी का मापन करता है। अपन नेक्स्ट क्लास में इन सभी को अपन देखेंगे। तो आपने देखा होगा योजना आयोग, और योजना आयोग की आपको स्थापना का पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब योजना आयोग की जगह आपको पता है नीति आयोग आ गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं सापेक्ष अवधारणा। सापेक्ष अवधारणा में मैंने बता दिया, इसमें
इसमें निम्न आय वर्ग के लोगों की तुलना उच्च आय वर्ग के लोगों के साथ की जाती है। दोस्तों इतना आप बता रहे, इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष अवधारणा, जिसमें आपने अब तक नोट किया कि इस अवधारणा में निम्न आय वर्ग वाले लोगों की तुलना उच्च आय वर्ग वाले लोगों के साथ की जाती है। सापेक्ष जो अवधारणा ये क्या बताती है? सापेक्ष जो अवधारणा है वो आय वितरण में कितनी असमानता है, आय वितरण में कितनी असमानता है, आय के जो वितरण हो रहा है उसमें कितनी असमानता है, या दूसरे वर्ड में मैं कहूं कितनी आर्थिक विषमता है। तो सापेक्ष अवधारणा क्या बताती है कि जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है उनमें आय का जो वितरण है उनमें कितनी विषमता है, कितनी आर्थिक विषमता है, या जो वितरण हो रहा है उसमें कितनी असमानता है, ये सापेक्ष अवधारणा में अध्ययन किया जाता है। अब अपना दूसरा फैक्टर आता है, दूसरा अपन देखते हैं इसके आगे कि आय वितरण में असमानता या आर्थिक विषमता का पता कैसे किया जाए। तो आप नोट करेंगे आर्थिक विषमता या आय वितरण में असमानता या आर्थिक के लिए या इनके मापन के लिए, आर्थिक विषमता के लिए या आर्थिक विषमता का पता लगाने के लिए बहुत बार आपने नाम सुना होगा, पता लगाने के लिए लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुना दोस्तों, सापेक्ष अवधारणा थी, इसमें क्या पता लगता है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के जो पैसा है लोगों के पास कितने उनमें विषमता है, और उस विषमता का पता लगाने के लिए अपन लोरेंज वक्र और गिनी गुणांकों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे एक दो वर्ड अपने पास आया है, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि आर्थिक विषमता का पता लगाने के लिए किस वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर होने वाला आपका लोरेंज वक्र या गिनी गुणांक। आपके ऑप्शन में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि फिलिप्स वक्र ऑप्शन में आ जाएगा, मांग वक्र आपके ऑप्शन में आ जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको उत्तर करना है आर्थिक विषमता के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि क्या होता है लोरेंज वक्र और कैसे आय की विषमता का जो पता लोरेंज वक्र के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों अपन बनाएंगे वक्र, आपने बहुत सारे बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो देख लो दोस्तों, आज सीख लो, बहुत ही काम का रहने वाला है ये टॉपिक चैप्टर। बिना अपन समय व्यतीत किए हुए अपन लेने वाले हैं अपना ये अपन यहाँ पर इस लोरेंज वक्र में यहाँ अपन लेंगे आय और यहाँ अपन लेने वाले हैं जनसंख्या। भाई देखो दोस्तों, आय वितरण की असमानता का अपन को पता लगाना है। तो अपन देखेंगे कि अपने देश की जनसंख्या तो कितनी है और अपने देश में आय कितनी है, और वो आय इस जनसंख्या में किस प्रकार
बटी हुई है। तो अपन क्या सपोज ये मानते हैं कि जहाँ अपनी जनसंख्या लेते हैं और उस जनसंख्या को मान लो कि अपन 4 या 5 भागों में उसका डिवाइडेशन करके उसको बांटते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे अपने जनसंख्या के 4 भाग किए, देखिए ये आपने जनसंख्या का लगभग यहाँ से ले लिया और अपने ये मान लिया कि यहाँ 25% तक जनसंख्या है, ये भी 25% तक है और ये भी 25% है और ये भी 25% है। इसका मतलब अपना ये 100% जनसंख्या हो गई। इसी प्रकार दोस्तों अपन आय का लेते हैं कि यहाँ पर आपकी 25% आय, यहाँ पर आपकी 25% आय, यहाँ पर आपकी 25% और यहाँ पर आपकी 25%। इसका मतलब अपनी इधर 100% आय होगी पूरे देश की और इधर 100% तक पूरी जनसंख्या हो गई। और अपने आय और जनसंख्या को इस एक रेखा चित्र द्वारा अपन इस पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर अपन 0 ले लेते हैं, इसको देखो 0 अक्ष, मतलब कि इसको अपन बोलते हैं अक्ष है ना, तो अक्ष बोलते हैं इसको। इस पर होता है वाई अक्ष, इसका नाम आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इसको अपन बोलते हैं वाई अक्ष और इसका नाम हो गया अपना एक्स एक्स। अब दोस्तों ये माने अपन, ये मान के चले कि जो अपने 25% देश की जो जनसंख्या है, अपने ये माने सपोज कि देश की जो 25% जनसंख्या है उसके पास 25% ही धन है। 25% जनसंख्या, 25% उनके पास धन है, फिर 25% जनसंख्या और उसके पास भी 25% ही क्या है, धन है, और फिर 25% जनसंख्या और उसके पास भी क्या है, 25% धन है, और फिर 25% जनसंख्या और उसके पास भी 25% धन है। कहने का मतलब जैसे 25% जनसंख्या, 25% उसकी आय होगी, फिर 25 के बाद में 25% मिले 50% जनसंख्या देश की, और उस 50% जनसंख्या के पास भी 25 और 25 50% धन है। मतलब कि जितनी जनसंख्या उतना ही लोगों की आय है, मतलब कि बराबर चल रहा है। कहने का मतलब ये एक अपन वक्र बनाए तो ये पूरा वक्र ही इस प्रकार से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको देखो दोस्तों, ये अपना बिंदु से प्राप्त होता, अपन ये मानेंगे कि अपना जो ये वक्र है एक सीधा प्राप्त हो रहा है, जैसे स्केल नहीं है, फिर भी दोस्तों अपन देखेंगे कि ये अपना वक्र जैसा कि अभी अपन ने बनाया, ये वक्र ऐसा बनता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये इस प्रकार बनता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेखा है, जो आय है, उसको बराबर बराबर विभाजित करी है। मतलब कि इस ये वक्र ये बता रहा है कि जितनी जनसंख्या है उतनी ही लोगों की आय है। तो दोस्तों इस आय, इस जो वक्र है या जो इस रेखा को है, इस दोस्तों इसको अपन बोलते हैं सम वितरण रेखा। इसको अपन नाम देते हैं सम वितरण रेखा। ठीक है, सम वितरण रेखा, जो कि दोस्तों आप छोटी क्लास में थे तो आपको पता होगा कि आप 90 डिग्री का कोण बनाते थे। ये 90 डिग्री का कोण सभी को पता होगा, आपने, ये 90 डिग्री का कोण है। इसका आधा केस क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि सर इसका आधा तो 45 डिग्री का, ये जो कोण है वो 45 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो समवितरण रेखा है ये भी 45 डिग्री का कोण बनाती है। समवितरण रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। और ये अपनी आय और वितरण में पूर्ण समानता बताती है कि जो ये रेखा है, यदि ये रेखा इस प्रकार बनती है तो आय का जो वितरण है वो सम वितरण, मतलब कि आय का जो वितरण है वो समान है। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे क्या है कि लोरेंज वक्र क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आपने कई किताबों में देखा होगा कि आपका जो लोरेंज वक्र है वो इस प्रकार से बना हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार से बना हुआ प्रतीत होता है। और उसके बारे में कोई थ्योरी भी है, इसके बारे में मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा। पहले आपको इस रेखा चित्र को मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, मतलब कि ये बोल रहा है कि यदि कोई देश है उसमें ये जनसंख्या है और ये आय है, तो यदि आप उनको आय बराबर दे रहे हैं, बराबर बराबर मिल रहा है, तो मेरा वो वक्र कैसा बनेगा, एकदम 45 डिग्री के कोण पर सीधी रेखा में बनेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, सर कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये आपने एक वक्र और क्यों बना दिया, ये जो लाइन है, जो ये वक्र है वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो सर ऐसा बनेगा, तो सर इसका मतलब मैं समझा नहीं। देखो दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ वापिस। देखो ये वक्र बना था अपना, समवितरण रेखा बनी थी अपनी। देखो दोस्तों आप इनको कहीं भी मिलाओ, आप इसको यूं मिलाओ, आप इसको यूं मिलाओ,
आप इसको यहाँ मिलाओ, आप में जो ये देखोगे ये एकदम क्या आ रहा है, सम वितरण बराबर आ रहा है। जितना आप यहाँ बढ़ोगे इतना ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, उतना ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, इतना मतलब कि बराबर डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार इस बार ये वक्र दोस्तों, ये पहले वाला अपना ऑलरेडी था, इस प्रकार अपना ये वक्र इस प्रकार आया। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप इस वक्र को आपने जैसे यहाँ मिलाया, ये लेके गए, फिर मिलाया, फिर लेके गए, फिर मिलाया, इस प्रकार अपन इसको भी यूँ मिलाए, यहाँ मिलाए, और फिर इसको अपन ये मिलाएंगे। फिर अपन आप हो सर हम तो यहाँ मिलाना चाहते, बिल्कुल यहाँ मिलाओ, फिर आपने यहाँ मिलाया। सर हम तो यहाँ मिलाना चाहते, बिल्कुल यहाँ मिला लो, यहाँ मिलाया। आप क्या देख रहे हो, ये आपकी क्या है जनसंख्या, ये आपकी क्या है जो ये वक्र बन रहा है, जो ये वक्र बन रहा है, आप देखोगे सर जनसंख्या का तो इसने बहुत लंबा भाग कवर किया है, बिल्कुल किया। सर इनके पास आय तो बहुत कम है, बिल्कुल आय बहुत कम है। सर फिर आप ये जनसंख्या थोड़ी आगे और बढ़ गई, सर जनसंख्या फिर आपने ये वक्र बनाया, सर इनके पास तो आय का बहुत छोटा भाग प्राप्त हुआ, फिर जनसंख्या बढ़ी तो आय का बहुत छोटा भाग प्राप्त हुआ। मतलब कि जनसंख्या आपकी ज़्यादा ये ज़्यादा जा रही है और आपकी आय मतलब आधी से भी कम, यही सिमट गई। मतलब जनसंख्या ज़्यादा है और आय इनके पास है ही नहीं। कहने का मतलब दोस्तों इसी प्रकार ये वक्र है। इस वक्र में आप देखो दोस्तों, यहाँ बनाओगे, ये बनाया आपने, और इसके बराबर में ये आप लोगे, ये लो। बोलो दोस्तों जनसंख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 25, ये 25, ये 50% जनसंख्या हो गई, और आपके पास 25 से ऊपर लगभग 26% ही इनके पास आय हुई। बात समझ में ही नहीं है। कहने का मतलब जनसंख्या ज़्यादा और आय इनके पास कम हो रही है। सर ये क्या, सर जब ये वक्र यहाँ था तो पूरा बराबर बराबर आ रही थी, बिल्कुल। सर आपने ये वक्र यहाँ लिया तो ये लो, ये जनसंख्या यहाँ आ गई, और ये लो इनकी देखो, मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है और आय इनके पास बहुत कम है। कहने का मतलब ये बता रहा है कि ये वितरण रेखा नीचे आ रही है तो जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, सर आय का बहुत ही कम लोगों को आय मिल पा रही है। ठीक है, अब मैं आगे आपको क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये संवितरण रेखा, मान लो कि ये मेरी संवितरण रेखा मैं यूं बना दूं तो क्या हो जाए। सर ये क्या कर दिया आपने, एक वितरण रेखा और बना दी। बिल्कुल दोस्तों, ये वितरण रेखा क्या बताएगी, आप फिर देखना। यदि इस वितरण रेखा को मैं यहाँ मिलाता हूँ इसको, और फिर इसको ये मैं ये यहाँ से मिलाता हूँ, तो दो बताओ दोस्तों, जनसंख्या 25, ये 50, मतलब ये 50 से भी आगे जनसंख्या हो गई, लगभग 60%, और उनके पास कितना धन है, 25% से भी कम धन आ रहा है। इस आप इस डायग्राम से मिलाइए, देखो दोस्तों, ये फिर लगभग 25, 50, 75 से इनके पास आप धन देखेंगे तो कितना आ रहा है, 25% से भी कम धन आ रहा है। आप वक्रों को समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या बता रहा है, ये जो वक्र है, ये जो वक्र है, ये इस रेखा से, संवितरण रेखा से जितनी दूर जा रहा है, जितनी दूर जा रहा है, आय वितरण में असमानता उतनी ही ज़्यादा होगी। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये वक्र जितनी दूर जाएगा इस संवितरण रेखा से, आय में विषमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये मैंने आपको चित्र के द्वारा समझा दिया कि कैसे बढ़ती है। ये वक्र जैसे जैसे इसके पास आएगा, ये पास आ गया, ये था इसकी तुलना में ये आ गया, ये वक्र जैसे जैसे पास आएंगे, आय वितरण में असमानता कम होती जाएगी। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये लोरेंज वक्र मैंने बनाया, लोरेंज वक्र के बारे में हमने बताया। तो आप लोरेंज वक्र के बारे में फैक्ट्स लिखेंगे, नोट्स के रूप में अपन चालू करते हैं फैक्ट्स में लोरेंज वक्र। तो लोरेंज वक्र के बारे में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि लोरेंज वक्र को सर्वप्रथम लोरेंज वक्र को सर्वप्रथम 1905 में मैक्स ओ लोरेंज द्वारा विकसित किया गया था। आप नोट करते जाएंगे, 1905 में लोरेंज वक्र को मैक्स ओ लोरेंज ने विकसित किया था। नाम पूरा याद रखिए, मैक्स ओ लोरेंज। कभी कभी एग्जाम में मैक्स ओ लोरेंज आ जाए, FW लोरेंज आ जाए,
PW लोरेंज आ जाए और आ जाए कि लोरेंज वक्र को किसने विकसित किया था। आपने तो लोरेंज ही याद रख रखा था, लेकिन इसलिए पूरा याद रखिए, थोड़ी सी भी आपकी मेहनत में कमी आपको 1 नंबर से आपके सिलेक्शन से दूर कर सकती है दोस्तों। तो लोरेंज वक्र को 1905 में मैक्स लोरेंज द्वारा विकसित किया गया था। लोरेंज वक्र के बारे में अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि लोरेंज वक्र में जो 45 डिग्री की जो रेखा बनती है, जो धनात्मक रेखा बनती है, वो जो 45 डिग्री का कोण बनता है, जो रेखा बनती है वो क्या बताती है, वो समवितरण रेखा होती है। समवितरण रेखा होती है। और आप लिखेंगे यदि लोरेंज वक्र समवितरण रेखा से जितनी दूर जाता है आय वितरण में असमानता उतनी ही बढ़ती जाती है। और लोरेंज वक्र समवितरण रेखा के जितना पास होता है आय वितरण में उतनी ही असमानता कम होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, चित्र भी मैंने बड़ा ही बेखूबी से आपको समझाया है। आपको ये डिग्री बनाना, ये कोण कैसे बनाए जाते हैं, वक्र कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार आय वितरण में दूरी होती है, तो अपने लोरेंज वक्र के द्वारा सीखा है और आपने को ये भी अपने देख लिया। दोस्तों अब अपने बात करने वाले हैं अपनी गिणी गुणांक क्या होता है। जब लोरेंज वक्र है तो गिणी गुणांक की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन गिणी गुणांक पढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी सापेक्ष अवधारणा पढ़ रहे हैं और सापेक्ष अवधारणा में अपने लोरेंज वक्र और गिणी गुणांक पढ़ रहे हैं। लोरेंज वक्र और गिणी गुणांक पढ़ रहे, और अब अपना मुख्य विषय रहने वाला है गिणी गुणांक। नोट कर लिया आप, गिणी गुणांक क्या होता है। देखो गिणी गुणांक क्या होता है, जब लोरेंज वक्र है तो गिणी गुणांक की क्या जरूरत थी, दोनों ही आय की विषमता के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो लोरेंज वक्र का जो गणितीय मान है या सांख्यिकी माप है वही क्या है, गिणी गुणांक है। तो आप लिखेंगे लोरेंज वक्र का गणितीय माप या सांख्यिकीय माप ही, लोरेंज वक्र का सांख्यिकीय माप ही गिणी गुणांक है। देखो दोस्तों, गिणी गुणांक को विकसित किसने किया था। दोस्तों गिणी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिन्नी, इटली के सांख्यिकी थे ये, कोरेडो गिन्नी द्वारा विकसित किया गया था। दोबारा सुन ले, गिणी गुणांक क्या है, लोरेंज वक्र का सांख्यिकी माप या गणितीय माप ही क्या है, गिणी गुणांक है। 1912 में गिणी गुणांक को इटली के एक सांख्यिकी थे कोरेडो गिन्नी द्वारा 1912 में विकसित किया गया था। लोरेंज वक्र को मैक्स ओ लोरेंज द्वारा 1905 में विकसित किया गया था। अब अपन पढ़ते हैं कि गिणी गुणांक क्या होता है। लोरेंज वक्र का जो गणितीय माप है वही अपना क्या है, गिणी गुणांक है। तो एक बार अपन से वापिस से एक बार अपन लोरेंज वक्र बना लेते हैं। दोस्तों आप भी अपनी कॉपी में साथ में बनाते रहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो 45 डिग्री है इसको अपने समवितरण रेखा के नाम से जानते हैं कि 45 डिग्री का आपका कोण बना ली, ये 0 है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। और अपन ने ये बताया था कि ये मेरा लोरेंज वक्र है, ये जितना ज़्यादा दूर होता जाता है समवितरण रेखा से आय में विषमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और ये अपना लोरेंज वक्र है। अब इसका सांख्यिकी माप कैसे किया जाता है, इसके अंदर अपन
अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये आय की विषमता वो आपको बता रहा है। इस क्षेत्र को अपन मान ले x, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो ये नीचे वाला जो खाली आपको दिख रहा है, ये y है, ये आपका y क्षेत्र है। दोस्तों मेरे को क्या बताएंगे, समवितरण रेखा का पूरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सर आप बोले समवितरण रेखा का तो पूरा क्षेत्र कौन सा है? तो समवितरण पूरा क्षेत्र सर x प्लस वाई है। तो अपन लोरेंज गिणी गुणांक में इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र के रूप में अपन लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल, इस x का क्षेत्रफल टोटल के भाग का कितना है, तो अपन लिख देंगे x अपॉन x प्लस वाई। इस प्रकार अपना गिणी गुणांक का सूत्र होता है, और इस प्रकार अपन गिणी गुणांक निकालते हैं। देखिए तो अपन इसका गिणी गुणांक निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलो ये माना जाए कि ये सूत्र ये है, और अपन ये माने कि ये जो मेरा है, ये लाइन, ये मेरी लाइन, ये मेरी लाइन, ये मेरी लाइन इसके ऊपर ही है, तो क्या होगा? तो आय में क्या पूर्ण समानता होगी? बिल्कुल। ये इस लाइन इसके ऊपर, भाई ये लाइन इसके ऊपर कर दो, फिर धीरे धीरे इसको फैलाते जाओ। ओके, तो ये लाइन इसके ऊपर है, तो ये माना जाएगा कि आय में पूर्ण समानता है। अब ये मान लो कि ये क्षेत्र है जो मान लो कि 10% है। ओके, मान लो ये क्षेत्र आपका 10% है। हो सकता है मैं इसकी एक लाइन नीचे से लूँ, तो ये मान लो कि मेरा क्षेत्र मान लो कि 50 मान लो, फिर मान लो कि मैं एक नीचे से और लूँ, वो मेरा 90 मान लो, और ये लाइन एक दिन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या पूरा 100% हो जाएगा क्या? मतलब ये पूरा कवर हो जाएगा क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? आप हो सर बिल्कुल हो जाएगा। हो सकता है कि ये लाइन इसके ऊपर से भी आ जाए, हो सकता है ये लाइन यहाँ भी आ जाए। ये 10% है, तो मान लो कि ये इसके ऊपर से है, तो ये एकदम 0 है, इसके ऊपर इसको ढक रही है, तो ये इसको 0 है। तो ये पूरा क्षेत्रफल मान लो 100 है, तो 100 में से ये इसके ऊपर से लाइन आ रही है, तो ये इसका कितना हो गया? 0 हो गया। तो जो x है, जो पूरा क्षेत्र, हो सकता है ये कम भी हो जाए, तो इसको मान लो x मान लो, और पूरा क्षेत्र x और y का, x 0 और y पूरा कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? 100 x कितना आ गया? 0 आ गया क्या? 0 कब आया? जब ये लाइन गिणी गुणांक या लोरेंज वक्र इस समवितरण रेखा के पूरा ऊपर होता है। अब मान लो कि ये जो आ रहा है, ये क्षेत्र अपना 10 है, तो अपन दोबारा से लेते हैं, x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। टोटल क्षेत्र कितना? टोटल क्षेत्र ये और ये टोटल क्षेत्र कितना? 100। तो भाग इसमें अपन करें तो कितना आता है? 0.1 आता है। चलो मैं इसको नीचे वाले को लूँ, तो ये इसका मान लो क्षेत्र कितना है? 50% है। कितने में से है? 100 में से। तो कितना आ जाएगा बताओ? 1/2 आ जाएगा। ओके, ये 0.5 कर लो, 0.5। अब चलो मान लो कि ये पूरा ओ नीचे चला गया, तो मान लो कि 80 मान लो, 80/100, तो कितना हो जाएगा? 0.8 मान लो। चलो ये पूरा एक कवर हो गया, 80 के बाद में 100 ही मान लो, तो 100/100, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार अपने गिणी गुणांक अपन ने दोस्तों निकाल लिया। आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यदि ये इसके ऊपर होता है तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 100 गया। ये इसने 10% क्षेत्र घेर रखा है, तो टोटल में से कितना हो जाएगा? 0.1। फिर ज़्यादा और बड़ा है तो 0.50 क्षेत्रफल मान लो, फिर 80 है, फिर 100 है। ओके, अब इससे अपन क्या मतलब कि क्या अपने को तथ्य निकल के आ रहा है कि आप कहोगे सर ये जैसे जैसे ये क्षेत्रफल अपना बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 10 था, 50 था, 80 था और 100 था, इस प्रकार सर अपने गिणी गुणांक 0, 1, 0.5, 0.8 और 1 निकाला। तो क्या इससे अपने ये निर्धारित करते हैं, पहले अपने कुछ फैक्ट्स अपने निकल के आते हैं यहाँ पर, कि जो गिणी गुणांक है उसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। बिल्कुल ओके, कि गिणी गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। और आप जैसे ये कहोगे सर गिणी गुणांक जो 0 है वो क्या बताता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गिणी गुणांक 0 बताता है आय वितरण में पूर्ण समानता या आय वितरण में पूर्ण असमानता। तो दोस्तों आपका गिणी गुणांक जब 0 आया तो ये क्या बताता है? 0 आय वितरण में पूर्ण समानता को बताता है। तो अपन दोस्तों अब अपने इसकी कुछ की फैक्ट्स है वो अपने लिखते हैं यहाँ पर। तो अपने की फैक्ट्स के लिए मेरे पास थोड़ी जगह कम बच रही है दोस्तों, तो आप या तो इसको नोट कर लो कि गिणी गुणांक का मान 0 व
1 के बीच में होता है। गिणी गुणांक का मान 0 व 1 के बीच में होता है। गिणी गुणांक 0 का मतलब है कि आय वितरण में पूर्ण समानता है। ओके, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि यदि गिणी गुणांक की वैल्यू 1 है तो ये क्या बताता है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि गिणी गुणांक 1, जैसे दोस्तों जिस जैसे गुणी ये बढ़ता जा रहा है, आय वितरण में क्या हो रही है, आय वितरण में असमानता हो रही है, और वो भी असमानता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब तो असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब गिणी गुणांक 1 बताता है आय वितरण में पूर्ण असमानता। कहने का मतलब पूर्ण असमानता है, बहुत ही कम लोगों के पास पूरे देश का धन एक जगह ही इकट्ठा है। तो ये क्या बताता है, आय वितरण की पूर्ण असमानता बताता है। और गिणी गुणांक यदि 0 है तो ये माना जाएगा कि जितनी प्रतिशत जनसंख्या है उनके पास उतनी ही आय है। जैसा कि दोस्तों कि अपन ने कर लिया था, तो आप जो गिणी गुणांक है उसको आप समझ चुके होंगे। लॉरेंज वक्र को आपने समझ लिया। लॉरेंज वक्र मैंने बताया आपको कि लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में एम एक्स और लॉरेंज द्वारा किया गया। गिणी गुणांक 1912 में किया गया, कोरेडो गिनी द्वारा किया गया, इटालियन सांख्यिकी थे। फिर अपने सापेक्ष अवधारणा के लिए 2 फटे थे अपने, सापेक्ष लॉरेंज वक्र और गुणी गुणांक। लॉरेंज वक्र में अपन ने केवल वक्र बताया था और अपने ये अध्ययन किया था कि ये जो संवितरण रेखा की जितनी दूर चला जाता है ना, उतनी आय की वितरण में क्या हो जाती है, असमानता हो जाती है। लेकिन अपने ये नहीं देखा कि सर कितनी मतलब कि प्रतिशत से कितनी असमानता बढ़ती है। तो दोस्तों अपन ने ये देखा, ये गिणी गुणांक निकला 0.1, 0.5, 0.8 पुणे, मतलब कि गिणी गुणांक जिस जैसे बड़ा होता जाता है ना, आय वितरण में क्या होती जाती है, असमानता बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों अपन ने निर्धनता, गरीबी या पॉवर्टी अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने अभी तो बेसिक जो एक थ्योरी थी कि जो गरीबी मापन है उसकी अवधारणा में एक सापेक्ष अवधारणा है और एक निरपेक्ष अवधारणा है। तो अपन ने जाना कि भारत में कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने भारत में निरपेक्ष अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो आप सचेत रहे, ध्यान से पढ़े। फिर अपन ने देखा कि गिणी गुणांक का प्रयोग कब किया जाता है। तो आय वितरण में जो असमानता है उसके लिए गिणी गुणांक या लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। दोनों अपने जो अर्थशास्त्री थे, सांख्यिकी विद थे, इन्होंने अपना देखा, इनका अपने वक्र बनाया, इस प्रकार पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट गरीबी वाले में अब नेक्स्ट अपन क्लास में देखेंगे कि जो विभिन्न गरीबी से संबंधित समिति आई है, विभिन्न जो अर्थशास्त्री है जिन्होंने कि गरीबी मापन की जो अपने डाटा दिए थे, जो अपने माप दिए थे, वो जो भी उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में देखेंगे योजना आयोग ने गरीबी क्या बताई है, रक्त दंड समिति देखेंगे, तेंदुलकर समिति देखेंगे, रंग राजन समिति देखेंगे, अलग समिति देखेंगे, लकड़ वाला समिति देखेंगे। इन समितियों से संबंधित भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है। लकड़ वाला समिति का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तेंदुलकर समिति का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और किसने देश में कितनी गरीबी बताई है ये अपन देखना है। उन्होंने गरीबी को मापन का क्या आधार दिया है, ये भी अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखेंगे। योजना आयोग क्या बता रहा है गरीबी के बारे में, एनएसएसओ के आंकड़े क्या बता रहे हैं, जो एनएसएसओ का 68वां दौर हुआ था उसमें जो गरीबी के आंकड़े क्या बता रहे हैं। इस प्रकार अपन समितियों के बारे में, आयोग के बारे में देखेंगे कि कितनी क्या गरीबी है वो देखेंगे। उसके आगे अपन गरीबी की जो विश्व बैंक उसने क्या मापदंड निर्धारित कर रखे हैं गरीबी के बारे में वो पढ़ेंगे। अभी तो गरीबी वाला चैप्टर बहुत लंबा चलना है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे गरीबी की कुछ प्रमुख योजनाएं भी देखेंगे, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने बिना समय व्यतीत किए हुए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, थैंक यू।